Good morning, everyone. I welcome you all to my lecture. The subject is history, and it's a course for BA Part 2, History of Modern Europe. It's a paper 1789 to 1945, and the topic is World War I, Causes and Effects. I am Dr. Anupama, Assistant Professor of Department of History, MM Mahila College, Veer Kuwar Singh University, Ara, Bihar. So I'm going to begin with my lecture. World War I, or the Great War, until the Second World War did not happen. 28 July it started in 1914 and went on till 14th of November 1918. अगस्त 1914 में यूरोप में शुरू होने वाला युद्ध विश्वव्यापी युद्ध बन गया, क्योंकि यूरोप के देशों ने अपने उपनिवेशों को भी इसमें शामिल कर लिया और जापान और अमेरिका भी इसमें शामिल हो गए। इस युद्ध में, जो अक्टूबर 1918 में समाप्त हुआ, अभूतपूर्व तबाही हुई। पहली बार रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया गया। इस युद्ध के दौरान अथवा इसके बाद 4 साम्राज्य, जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, रूसी साम्राज्य और ऑटोमन मॉडर्न टर्की साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गए। समकालीन इतिहासकारों ने भी इसे सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए युद्ध कहा की संज्ञा दी। फिर भी इसके 20 वर्ष बाद एक और विनाशकारी युद्ध लड़ा गया, जो कि इससे भी बहुत ज़्यादा लंबी समय तक चला। कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर को समझने के लिए हम एक ये बेसिक एक्रोनिम को याद रख सकते हैं। इसके अलावा भी एक दो और कॉजेस हैं। सो द बेसिक एक्रोनिम इज इसके कॉजेस के बारे में कोई सहमति नहीं बन पाई है कि आखिरकार ये युद्ध जो है वो क्यों लड़ा गया। सो वी कैन पॉइंट आउट दीज मेन कॉजेस। 1, मिलिटरिज्म, सैन्यकरण और अस्त्र शस्त्रों की होड़। 2, अलायंस सिस्टम, यूरोपीय महान शक्तियों का 2 गुटों में विभाजन। 3, इंपीरियलिज्म या साम्राज्य का विस्तार। 4, नेशनलिज्म, देशभक्ति। इसके अलावा कुछ और भी कारक है, जैसे कि सारे देशों ने मिलकर कोशिश की, परंतु फिर भी वो इस युद्ध को नहीं रोक पाए। तो एक आंतरिक जो विफलता थी साम्राज्यों की, वो भी एक कारण के रूप में हम जान सकते हैं। हालांकि ये सारे कारक है, और ये कारक जो है ये दीर्घकालीन कारक है, लॉन्ग टर्म कॉजेस है। इसके साथ ही एक इमीडिएट कॉज है आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या, जो कि ऑस्ट्रिया के होने वाले चांसलर थे, जिसको कि हम अपने लेक्चर में बाद में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट बैक टू कॉजेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन। इस थर्ड स्लाइड 3 एंड स्लाइड 4 विच इज़ द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से पावर ब्लॉक्स जो है, अलायंस सिस्टम जो है वो कैसे बने। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 पावर ब्लॉक्स है, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स कंसिस्टेड ऑफ रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन। यूएसए काफ़ी बाद में युद्ध में उसने ज्वाइन किया, और जापान। फिर सेंट्रल पावर्स है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, which is also known as Austria-Hungary, and the empire that ruled there was Habsburg Empire. Then we have Germany and Ottoman Empire, which is the modern Turkey. यूरोपीय देशों ने आपस में संधियां और समझौते किए, जिससे वे 1907 तक 2 गुटों में विभाजित हो गए, त्रिदेशीय संधि और त्रिदेशीय सौहार्द। 1879 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के मध्य संधि हुई थी। सन 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ने एक मैत्री संधि अतांत की, जो त्रिदेशीय संधि के नाम से जानी गई। एक पाई चार्ट है जिसमें हम ये सारे संधियों के बारे में जानेंगे। 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस ने एक संधि की। 1907 में ब्रिटेन और रूस ने एक अलग संधि की। सौहार्द करने वाले देश एक दूसरे की सैनिक सहायता करने के लिए बाध्य नहीं थे। इन मैत्री संधियों का उद्देश्य विश्वव्यापी हितों पर समझौते करके आपसी प्रतिद्वंद्विता को कम करना था। इटली ने इस समझौते के बाद भी 1914 में युद्ध में निष्पक्ष रहने का
निष्पक्ष रहने का निर्णय लिया। इटली इस तरफ से सेंट्रल पावर्स जो है इनके साथ थी पहले, परंतु 1914 में उसने भाग नहीं लिया सेंट्रल पावर्स के साथ, और फाइनली 1915 में अलाइड पावर्स के साथ में लड़ाई लड़ी। हर देश अपने गठबंधन के साथ योजना बनाने लगे कि युद्ध होगा तो किसके विरुद्ध रहे। 1906 में जर्मन जनरल स्टाफ ने फ्रांस और रूस के साथ युद्ध करने के लिए ऑस्ट्रिया जर्मन संधि के आधार पर फ्रांस और रूस के विरुद्ध मोर्चा पर एक साथ युद्ध करने की योजना अपनाई। इसे श्लीफन योजना के नाम से जाना गया। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि फ्रांस की सेना को नष्ट करने के लिए जर्मन सेना का मुख्य भाग तटस्थ देश बेल्जियम में प्रवेश करके फ्रांस पर आक्रमण करेगा। ब्रिटेन बेल्जियम की तटस्थता को लेकर अत्यधिक संवेदनशील था। साराजीवो में हत्या के बाद जो मुद्दे आए उन्होंने दो गुटों को आमने सामने खड़ा कर दिया। यहाँ आप फिर से देख सकते हैं जिन अलायंसेस के बारे में मैं बात कर रही थी अभी कि 1882, 1880, 1879 एंड 1907 यहाँ ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस के बीच में संधियाँ होते हुए हैं। Again, this is much more clear in this next slide. Here you can see Russia, France and Britain. रशिया और फ्रांस के बीच में 1894 में हुआ, रशिया और ब्रिटेन के बीच 1907, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 1904. Similarly, if you come to the Triple Alliance, 18 इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच 1882 में, इटली और जर्मनी के बीच में 1882 में, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के बीच में अलायंसेस हुए 1879 में, और जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर के बीच में हुआ 1914 में। ये जो मैप है यूरोप का है 1914 एक जो मैप है इसमें आप फिर से बहुत ही क्लियरली ट्रिपल एंटेंट और इन सब ट्रिपल एंटेंट और सेंट्रल पावर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ कंट्रीज जो थी वो न्यूट्रल रही, जैसे कि बेल्जियम, नेदरलैंड, स्वीडन, स्पेन। इनफैक्ट बेल्जियम जो है इसकी जो तटस्थता है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक बनी थी, जिसकी वजह से ब्रिटेन ने युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया, क्योंकि जर्मनी जो है वो फ्रांस के ऊपर हमला करना चाहती थी और जर्मनी को बेल्जियम के रास्ते होकर ही जाने की ज़रूरत पड़ी, और इससे जो बेल्जियम की न्यूट्रलिटी है वो छिन्न भिन्न होती थी। यूके ने किसी एक सीक्रेट अलायंस में बेल्जियम को ये वादा किया था कि जब भी उसकी न्यूट्रलिटी को दिक्कत आएगी तब वो उसकी सुरक्षा करेगा। हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि यही रीज़न था ब्रिटेन में युद्ध में एंटर करने का कि नहीं, परंतु ये ज़रूर एक कॉज दिया गया। यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हैं सर्बिया, मोंटेनीग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, बल्गेरिया, रोमेनिया, सर्बिया, मोंटेनीग्रो, ये जो कंट्रीज़ हैं ये आपके ऑटोमन एम्पायर है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ऑटोमन एम्पायर्स और बाल्कन्स। नेक्स्ट कॉज इज मिलिटरिज्म या आर्म्स रेस। जैसे कि हम देख सकते हैं मिलिटरिज्म नेक्स्ट जो कारक है वो है सैन्यकरण या अस्त्र शस्त्रों की होड़। युद्ध के उद्भव का एक कारण यूरोप में हथियारों की जबरदस्त होड़ भी माना जाता है। इस होड़ में अनिवार्य रूप से दो चीजें शामिल थी, एक बड़ी सेना खड़ी करने के लिए जर्मनी, फ्रांस और रूस में लगी होड़ तथा एंग्लो जर्मन नौसेना होड़। फ्रांस और जर्मनी ने अनिवार्य सैन्य भर्ती करके सेना के आकार में वृद्धि करने के प्रयास किए। रूस के पास विशालतम सेना थी। इसी समय अराउंड 1906 में ब्रिटेन ने एक नए युद्धपोत ड्रेडनॉट का निर्माण किया, इससे पहले कि सभी युद्धपोत को पुरानी तकनीक वाला बना दिया। अब ऐसा प्रतीत हुआ कि ब्रिटेन के लिए अब स्थिति अत्यंत विषम हो गई थी, क्योंकि जर्मनी नौसेना पर अधिक खर्च नहीं कर सकता था और आगे निकल सकता था। ब्रिटेन नौसेना के क्षेत्र में अपनी प्रधानता को बनाए रखने के लिए अत्यंत दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया तथा वो उसमें सफल रहा। युद्ध के पूर्व के दशक में ब्रिटेन की सैन्य
और नौसेना नीतियों में आक्रामकता आ गई, जो ठीक उसी प्रकार की थी जिसे ब्रिटिश इतिहासकार अन्य शक्तिशाली देशों की विशेषता मानते हैं। हथियारों की होड़ और युद्ध की योजनाओं सबसे पहले और अत्यंत तेजी से वार करने के महत्व पर बल दिया गया। सबको ये था, सब सारे कंट्रीज ये सोच रहे थे कि युद्ध के लिए तैयार रहना बहुत ही जरूरी है। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद का विस्तार। सन 1880 से लेके अराउंड ईयर 1880 से लेके 1914 तक अफ्रीका और एशिया में साम्राज्य के विस्तार के प्रयासों में आकस्मिक और नाटकीय हलचल देखने को मिली तथा युद्ध के आगमन को साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता से जोड़ा गया। लेकिन साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता ने उच्च देशभक्ति परिवेश तथा ऐसी विचारधारा का सृजन करने में योगदान दिया जिसमें विभिन्न देशों ने एक दूसरे के ऊपर संदेह करने की प्रवृत्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। 1905, 1906 तथा 1911 में मोरक्को में 2 बार संकट की स्थिति पैदा हुई, परंतु इस मुद्दे का निपटान अफ्रीकी भूभाग के पुनर्वितरण द्वारा कर लिया गया। परंतु इन संकटों में एक ओर जर्मनी के बीच तथा दूसरी ओर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच पारस्परिक संशय और हथियारों की होड़ के और भी गहन होने से अधिक कड़वाहट आने लगी। सत्य तो ये है कि इस अवधि में यूरोप में मातृदेश तथा इसके उपनिवेशों को चिरस्थायी सत्ता के रूप में देखा जाता था, जिस पर प्रत्येक महाशक्ति की प्रतिष्ठा निर्भर थी। आखिरी जो कारक है वो है नेशनलिज्म या देशभक्ति। ये 19th सेंचुरी के समय के दौरान से यूरोप में कई सारे जो स्टेट्स थे उनमें एक नेशनल आइडेंटिटी और नेशनलिस्टिक फीलिंग जो है उसका प्रचार प्रसार हो रहा था। स्पेशली जर्मनी, इटली, यहाँ पे हम देख सकते हैं बाल्टिक स्टेट्स जो है, ये सब में नेशनलिस्टिक फ्लेवर था और ये सब मानते थे कहीं ना कहीं जो वॉर है, वॉर की ग्लोरी जो है वो देश की भक्ति के साथ अटैच हो गई थी। तो काफ़ी हद तक नेशनलिज्म इस कॉन्टेक्स्ट में, और साथ ही साथ हम बाद में देखेंगे कि जो बाल्कन में कई सारे क्षेत्र हैं जो कि देशभक्ति के लिए लड़ रहे थे, जैसे सर्बिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनीग्रो, एक टाइम के बाद उनको आज़ादी मिल गई, परंतु सर्बिया और बॉस्निया जो है वो फिर भी काफ़ी लड़ाई कर रहे थे। सर्बिया एक एक्सटेंट के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी के अंतर्गत नहीं रहा और वो बॉस्निया को हेल्प कर रहा था, और बाद में यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक भी बनेगा जिसकी जो एक तरीके से स्पार्किंग फायर बनता है युद्ध को शुरू करने के लिए। विल गो बैक, विल बी coming to discuss the immediate cause, which was assassination of Austrian-Hungarian Chancellor Franz Archduke Franz Ferdinand and his wife by a Serbian activist, by a Serbian student at Sarajevo on 28 June 1914, which basically became the main immediate cause for the World War I. हम स्लाव कहते हैं, और रशिया इस वजह से थोड़ा बहुत सर्बिया के टुवर्ड्स इंक्लाइन था। दूसरी चीज़ ये है, सर्बिया का इंटरेस्ट था सी रूट्स में, और वहाँ पे इससे रशिया का इंटरेस्ट था सी रूट्स में, सी रूट्स के ऊपर कंट्रोल करना, और इसलिए रशिया के लिए बहुत ज़रूरी था कि सर्बिया जो है और बाकी के जो क्षेत्र हैं वो इंडिपेंडेंट रहे। ऑटोमन साम्राज्य ने यूरोपीय कूटनीति में प्रभावी भूमिका निभाई। यूरोप में बाल्कन क्षेत्र के प्रदेश इस साम्राज्य के भाग थे, जिसमें बल्गेरिया, सर्बिया, बॉस्निया, मॉन्टेनीग्रो इत्यादि शामिल थे। इसका संप्रभुत्व एशिया और सीरिया, एंटोलिया, मेसोपोटामिया और आर्मीनिया तक अफ्रीका में मिस्र तक फैला हुआ था। यूरोप और एशिया के मध्य समुद्र मार्ग भी यहाँ से गुजरते थे। बाल्कन क्षेत्र के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना के फैलने से बहुराष्ट्रीय साम्राज्य के लिए खतरा पैदा हो गया।
ब्रिटेन और ऑटोमन साम्राज्य को बरकरार रखना चाहता था ताकि रूस जो है भूमध्य सागर तक ना पहुंच सके। ऑस्ट्रिया हंगरी भी इस साम्राज्य के बढ़ते रहने का पक्षधर था, लेकिन बाल्कन में अपनी सरकार बनाने के लिए राष्ट्रवादियों ने उसका पतन करना शुरू कर दिया और कॉन्स्टेंटिनोपल पर नियंत्रण करने की कोशिश की, किंतु 1912-13 में बाल्कन के पराजय के बाद सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी। ऑटोमन साम्राज्य के पतन और राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार के फलस्वरूप 19वीं सेंचुरी में बाल्कन क्षेत्र ने कई छोटे-छोटे राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ। 1879 में सर्बिया, रोमानिया और मॉन्टेनिग्रो स्वतंत्र राष्ट्र बने। सर्बिया स्वयं को पड़ोसी देशों में रहने वालों का नेता मानता था और उसका ध्येय उन्हें एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करना था। 1903 के बाद जब सर्बिया ने शासन परिवर्तन हेतु सैन्य विद्रोह हुआ तो रूस से सहायता मांगी। 1908 में बल्गेरिया ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। 1912 और 13 के दौरान ग्रीस, सर्बिया, बल्गेरिया एंड मॉन्टेनिग्रो ने 2 युद्ध लड़े। 1914 के ग्रीष्मकाल के क्षेत्र में स्वतंत्रता का मुद्दा प्रथम युद्ध का कारण बना। अल्टीमेटम भेज दिया और सर्बिया में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। इस अल्टीमेटम को 10 पॉइंट्स अल्टीमेटम भी कहा जाता है। 24 जुलाई को जार निकोलस द्वितीय और उसके सलाहकारों के पास केवल 2 विकल्प था कि वो सर्बिया की सहायता करें और उन्होंने निर्णय लिया कि यदि रूस सर्बिया का साथ नहीं देगा तो बाल्कन पर रूस का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इस मैप में एक बेसिक टाइमलाइन है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं बिल्कुल आर्कड्यूक की हत्या के बाद शुरू हुई। उन्होंने निर्णय लिया कि रूस जो है वो सर्बिया को हेल्प करेगा। इस अवधि में फ्रांस के राष्ट्रपति रूस के दौरे पे थे। रूस को आत्मसंयम बरतने का परामर्श नहीं दिया गया। निर्धारित अवधि के भीतर सर्बिया ने उत्तर भेज दिया और उसमें कहा कि वो शर्तों को नहीं मानेंगे परंतु बाकी और शर्त मान लेंगे। 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। ऑस्ट्रिया को मालूम था उसे रूस से भी युद्ध करना होगा। रूस एक बहुत बड़ा देश था और रूस के सेना ने आंशिक लामबंदी करने का आदेश दिया। 1 सप्ताह के भीतर युद्ध शुरू हो गया। 4 अगस्त को जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया। इस मुद्दे को लेकर ब्रिटेन ने नैतिक आधार पर युद्ध की घोषणा की कि उसे बेल्जियम की तटस्थता का उल्लंघन स्वीकार नहीं है। बेल्जियम और हॉलैंड को शत्रु देश के हाथों में पड़ने से बचाना ब्रिटेन की अनेक शताब्दियों से नीति रही थी। 1914 में ब्रिटेन इस बात को लेकर चिंतित था कि युद्ध में जर्मनी की सफलता जर्मनी को प्रभावशाली बना देगी तथा इसे यूरोपीय महाद्वीप पर शक्ति संतुलन समाप्त हो जाएगा। परंतु ब्रिटेन द्वारा फ्रांस और रूस का साथ देने का निर्णय लेने के पीछे एक कारण और भी था कि भारतीय साम्राज्य के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए रूस के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन ने अनेक योजनाएं तैयार की, परंतु समस्त संभावनाओं और संयोजनों का प्रयोग करने के बावजूद ब्रिटेन ऐसी रणनीति तैयार नहीं कर सका जिससे वह रूस को भारतीय साम्राज्य की ओर विस्तार करने से रोक सके। इसलिए ब्रिटेन ने रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना आवश्यक समझा और इसलिए ब्रिटेन ने जर्मन की शक्ति को नियंत्रण में रखने के लिए युद्ध में भाग लिया। I would like to conclude 1914 के प्रथम मार्च में ऐसा नहीं लग रहा था कि युद्ध की संभावना थी। जैसे कि कहा गया, ब्रिटेन और जर्मनी अनेक प्रकार के मुद्दों पर अत्यंत मैत्रीपूर्ण भाव से बातचीत कर रहे थे तथा ब्रिटेन और फ्रांस अपनी आंतरिक समस्याओं में उलझे हुए थे। हालांकि इस पृष्ठभूमि में आर्चड्यूक की हत्या ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसने इन सभी प्रतिद्वंद्विताओं और छिपे हुए भय को सामने लाकर युद्ध का रूप दे दिया। इस लेक्चर को बनाने के लिए मैंने 3 एसेंशियल रीडिंग्स का इस्तेमाल
किया है। पहला रूथाइन, द ओरिजिन्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दूसरी थीम्स इन मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री, और तीसरी स्नेह महाजन की 20वीं शताब्दी का विश्व इतिहास, एक झलक। Questions are more welcome. My email ID is given. You can, I'll be happy to answer them if you have any questions. Thank you.